हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है हम थोड़ी सी स्टोरी जो है वो जान चुके हैं। जैसे कि अरिस्टोक्रेट्स एक क्लास होती थी, फिर उसके बाद जो है पीजेंट्स होते थे। इन्हीं के बीच में से फिर क्या एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होकर सामने आती है, जो कि क्या है अरिस्टोक्रेट्स का क्या करती है, अपोज करती है कि इनको जो ये राइट्स मिले हुए हैं ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ही मिडिल क्लास इमर्ज होती है। तो ये मिडिल क्लास जो है ये अब क्या चाहती है, इसे आगे के चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो जो ये मिडिल क्लास है वो लिबरल नेशनलिज्म चाहती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि लिबरल का जो है मीनिंग क्या है यहाँ पे। तो जो लिबरल जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ्री। मतलब क्या है कि जो मिडिल क्लास वाले हैं वो लिबरलाइजेशन चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। तो क्या क्या चीज़ें थी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। जो एरिस्टोक्रेसी वाले थे, जो इनको ये इतने राइट्स मिले हुए थे, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये सारा कवर कर लिया है, ये राइट्स इनके पास नहीं होने चाहिए। ठीक है, मिडिल क्लास वाले आवाज़ उठा रहे हैं कि इनके पास जो है ये जो है एरिस्टोक्रेसी है, इसका क्या हो, एंड हो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। हर एक पर्सन को क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, और क्या है, इक्वालिटी होनी चाहिए। जो पीजेंट्स और दूसरी तरफ जो अरिस्टोक्रेट्स वाले हैं उनके बीच में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन चलता है, वो नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, इन इक्वालिटी को हटा देना चाहिए। एंड ऑफ क्लैरिकल प्रिविलेजेस, जो अरिस्टोक्रेट्स वालों को प्रिविलेजेस मिले हुए थे, कुछ सहूलतें मिली हुई थी, वो सारी की सारी सहूलतें क्या होनी चाहिए, एंड होनी चाहिए। फिर है गवर्नमेंट बाय कंसेंट, जो गवर्नमेंट है वो लोगों के थ्रू बननी चाहिए। ठीक है, फिर है इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है लोगों की उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, वो सिक्योर रहे। ये नहीं है कि उनसे जबरदस्ती छीन लो अगर उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब कि आम लोगों के अंदर से ही लोग जो हैं चुने जाने चाहिए और जो गवर्नमेंट को मतलब रिप्रेजेंट करते हों। देन इसके बाद क्या है कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या थी, ये जो लिबरलाइजेशन की आवाज़ उठा रहे हैं तो ये कहते हैं कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो ओनली क्या है, रिच और जो लैंडलॉर्ड पर्सन मतलब मैंस हैं सिर्फ उनके पास होनी चाहिए। जो वीमेंस हैं, वीमेन के राइट में नहीं थे कि वीमेंस को भी राइट का वोट होना चाहिए, नहीं चाहते थे। ठीक है, जस्ट मेंस को जो है वोटिंग ऑफ राइट होना चाहिए। तो ये एक तरह से क्या थी, प्रॉब्लम थी वहां पर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैन विदाउट प्रॉपर्टी होते हैं और जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है, वो क्या है, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती हैं इन्हीं के खिलाफ कि आप हमको तो शामिल नहीं कर रहे हो वोटिंग सिस्टम के अंदर। जस्ट क्या है, मैंस होंगे, वो भी क्या है, जो रिच हैं और जिनके पास क्या है, काफी सारी लैंड्स है। देन इसके बाद क्या है, सेकंड प्रॉब्लम एक और थी। जब ये जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो हैम्बर्ग से अगर न्यूरमबर्ग जाते थे तो उनको क्या है, यहां से इधर जाने में क्या है, 11 बार जो है बैरियर को पार करना पड़ता था। मतलब 12 बार, ये क्या है, 11 बार सॉरी क्या करते थे, मतलब बैरियर को पार करते हुए टैक्स पे करते थे। मतलब 11 बार जब ये पे कर रहे हैं टैक्स को, तो 5% यहां भी 5% पे कर दिया, फिर आगे चल के 5% पे कर दिया। तो इस तरीके से 11 टाइम वो क्या है, 5% जो है टैक्स को पे करते थे। तो ये भी एक तरह से प्रॉब्लम थी। और थर्ड प्रॉब्लम एक और थी यूरोप के अंदर, वो थी 30 टाइप्स ऑफ करेंसी। 30 टाइप की करेंसी चलती थी पूरे यूरोप के अंदर। तो 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेजर आ रही हैं। एक तो वोटिंग राइट्स जो है वुमेन्स को नहीं है, ठीक है, ओनली रिच पर्सन्स को है। दूसरा, हैम्बर्ग से आपको न्यूरमबर्ग जाते हुए 11 बार जो है टैक्स पे करना पड़ता था और 30 टाइप्स की करेंसी चलती थी। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 1834 के अंदर कस्टम यूनियन फॉर्म्ड होता है। ठीक है, कस्टम यूनियन क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, बनता है, जिसका नेम था ज़ोल्वेरियन। ये जो ज़ोल्वेरियन है ये कहाँ पे स्टार्टेड होता है, प्रूशिया में। अब प्रूशिया देखो, जो जर्मनी है ना, जर्मनी का पुराना नाम है प्रूशिया। ठीक है, तो प्रूशिया के अंदर ज़ोल्वेरियन जो है कस्टम यूनियन क्या है, फॉर्म्ड होता है, बनता है और इन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर देता है। देखो, अबॉलिश टैरिफ बैरियर, ये जो टैरिफ मतलब क्या है, एक तरह से टैक्स, और बैरियर जो ये रुकावटें जो थी, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। देन इसके बाद है रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 2। अब क्या है, जो 30 टाइप की करेंसी चलती थी ना पूरे यूरोप के अंदर, उसको ओनली 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। देन इसके बाद है प्रमोटेड रेलवेज। इन्होंने क्या किया, जो रेलवे का नेटवर्क था उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, ताकि क्या है, जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सके। देन इसके बाद आ जाता है आपको न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर
1815। अब देखो ये जो आपकी नेपोलियन की स्टोरी जो है, नेपोलियन जो था, ठीक है, वो 1799 से लेकर 1815 तक रूल करता है और उसके बाद उसका रूल खत्म हो जाता है 1815 के बाद। और अब आप यहाँ पे देख लो 1799 से 1815 तक आपके 16 साल बनते हैं, ठीक है। तो नेपोलियन जो क्या है 16 ईयर तक जो है रूल करता है। अब ऐसा क्या होता है कि 1815 के अंदर उसका जो रूल है वो खत्म हो गया। तो देखो यहाँ पे एक साइड है आपका नेपोलियन, ठीक है, और दूसरी साइड क्या है, ब्रिटेन, ये प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया, ये चार इधर की साइड आ गई हैं, ठीक है, और इधर नेपोलियन है। तो अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में फाइट होती है। उस फाइट का नेम क्या है, बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। ध्यान से याद रखना है, छोटे छोटे जो 1 मार्कर क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। कौन सी बैटल थी, बैटल ऑफ वाटरलू। 1815 के अंदर नेपोलियन क्या है, डिफीटेड, वो हार जाता है इन चारों से, ठीक है। यहाँ पे वो हारने के बाद अब क्या होता है कि जब इनका रूल आ गया, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया का, तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कंजर्वेटिज्म, ठीक है। ये कंजर्व करना चाहते थे किसको, जो ओल्ड आपका चलता था मोनार्की सिस्टम, उसको वापस लेकर आना चाहते थे। जो नेपोलियन ने चेंज किए थे वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ना ही ये नेपोलियन को पसंद कर रहे थे। तो नेपोलियन से पहले का जो सिस्टम चलता था, ये क्या है, उसको दोबारा से वापस लाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, मोनार्की को रिस्टोर किया। देन इसके बाद इन्होंने ये जो चर्च की जो पावर छीन ली थी नेपोलियन ने, उसको रिस्टोर किया। देन इसके बाद क्या है, सोशल हायरार्की रिस्टोर्ड। यहाँ पे सोशल हायरार्की का मतलब क्या है कि जो आपके हायर क्लास वाले होते थे और लोअर क्लास वाले, मतलब अरिस्टोक्रेट्स होते थे, दूसरी तरफ पीजेंट्स थे, ठीक है। तो वो क्या है, अपर और लोअर का जो सिस्टम चलता था ना, उसको दोबारा से वापस ले आए थे ये, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा आपको ऑटोक्रेटिक रूल रिस्टोर्ड। जो ऑटोक्रेटिक जो रूल था, मतलब कि जो अमीरों के पास जो ज्यादा पावर होती थी, वही दोबारा से इन्होंने रिस्टोर कर दी। देन इसके बाद आपको बताया गया अडॉप्टेड सेंसरशिप। अब इन्होंने सेंसरशिप भी लगा दी चारों ने मिलके। सेंसरशिप का मतलब क्या है कि आप इनके खिलाफ ना तो कुछ बोल सकते हो, ना कोई आवाज उठा सकते हो, ना इनके खिलाफ कुछ छाप सकते हो न्यूज़पेपर के अंदर। तो क्या है, आपको सब जो भी अगर कुछ भी लिखना है तो आपको इनसे पास करवाना पड़ता था, अदरवाइज आप कुछ भी जो है छाप नहीं सकते थे इनके अगेंस्ट जाके। अब क्या होता है, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये जो 4 कंट्रीज हैं, ठीक है, ये अब क्या करती हैं, ये एक ट्रीटी साइन करती हैं, जिस ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना, ये चारों कंट्रीज आपस में ही साइन करती हैं और इसको होस्ट करते हैं ड्यूक मेटरनिच, ठीक है। ड्यूक मेटरनिच इसको क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, मतलब कि चारों कंट्रीज को बिठा के एक साइन होता है जिसको क्या बोल रहे हैं, ट्रीटी ऑफ वियना। कब हुई है ये, 1815 के अंदर। जैसे ही नेपोलियन लड़ाई के अंदर हारता है तो ये चारों कंट्रीज अपने आप क्या करती हैं, चारों बैठ के एक ट्रीटी को साइन करती हैं जिसका नाम ट्रीटी ऑफ वियना रखते हैं, और ड्यूक मेटरनिच जो इसको होस्ट कर रहे होते हैं, और 1815 के अंदर ये होती है। आप देखो इसके अंदर क्या होता है कि बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर पहले क्या है, बर्बन डायनेस्टी चलती थी, ठीक है, उसी को इन्होंने क्या किया, दोबारा से क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया बर्बन डायनेस्टी को। कहाँ पे, फ्रांस के अंदर। देन सेकंड पॉइंट है इसमें, जो फ्रांस लोस्ट इट्स टेरिटरी एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के अंदर जो फ्रांस ने क्या किया था, एनेक्स्ड किया था, मतलब कि अपने टेरिटरी को जो बढ़ाया था वो फ्रांस को वापस करना पड़ा, वो एरिया उन्हीं कंट्रीज को वापस दे दिया गया। देन थर्ड नंबर पर आ जाता है कि ये जो फ्रांस था वहाँ पर क्या किया गया था, सेटअप किया गया था, बाउंड्रीज के ऊपर जो है काफ़ी सारी स्टेट बना दी गई थी, ठीक है। फ्रांस की जो बाउंड्री थी उसके ऊपर काफ़ी सारी स्टेट बना दी, ताकि जो क्या है, जो फ्रांस है वो अपने आप को एक्सपेंशन ना कर सके इन फ्यूचर वो अपने आप को बढ़ा ना सके, किसी और पे कब्जा ना करे, इसलिए वहाँ पे स्टेट क्या कर दी गई, जैसे कि ये फ्रांस है, फ्रांस के ये यहाँ पर क्या कर दिया गया, बाउंड्रीज के ऊपर स्टेट सेटअप कर दी गई थी। देन इसके बाद क्या है, प्रूशिया को क्या है, एक तरह से वेस्टर्न फ्रंटियर का जो पार्ट है, जब ये चारों कंट्रीज आपस में बैठी हैं तो इन्होंने क्या है, अपने अंदर ही क्या है, डिवाइड कर लिया था, किसको, फ्रांस को, ठीक है। फ्रांस के कुछ पार्ट के ऊपर अपना राइट जमा लिया था, ठीक है। तो प्रूशिया को कौन सा पार्ट मिलता है, वेस्टर्न फ्रंटियर, और जो ऑस्ट्रिया को क्या मिलता है, नॉर्थ का, जो नॉर्दर्न इटली का पार्ट है वो ऑस्ट्रिया के खाते में आ जाता है। देन तीसरे नंबर पर फिर जो रशिया है, ठीक है, रशिया को क्या मिल जाता है, यहाँ पे पोलैंड मिल जाता है। देन इसके बाद क्या है, ये सेंसरशिप भी लगा देते हैं, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर सेंसरशिप लगा देते हैं। देन इसके बाद क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स जो है कौन बनाता है, ये नेपोलियन ने बनाई थी, ठीक है। नेपोलियन ने सेटअप किया था 39 कॉन्फेडरेशन को, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बिल्कुल ही
अनटच्ड रहने देते हैं, ये चारों जो कंट्रीज हैं इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाते हैं, ठीक है। ये एज इट इज़ रिमेन रखा जाता है, इसको बिल्कुल भी छेड़ते नहीं है ये, ठीक है। तो अब क्या होता है कि लास्ट के अंदर फिर अब ये ट्रीटी ऑफ वियना साइन हो चुकी है, ठीक है। ये चारों क्या है आपस में ही सारा का सारा डिवाइड करके बैठ गए हैं। देन इसके बाद क्या होता है कि सारे के सारे यूरोप के अंदर मोनार्की सिस्टम आ जाता है दोबारा से, ठीक है। मोनार्की सिस्टम चल पड़ता है, ठीक है। आपने देखा कि सबसे पहले जो है, मैं आपको फिर से दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ एक बार, ताकि आपको चैप्टर जो है एक स्टोरी की तरह समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने यूरोप के अंदर जो है इन 4 कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। फिर उसके बाद हमने फ्रेडरिक सोरियो के बारे में पढ़ा कि उसने एक यूटोपिया देखा, एक इमेजिनेशन देखी, ठीक है। द पैक्ट बिटवीन नेशन एक जो है पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारा समझा दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण फ्रांस के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए थे, ठीक है। चेंजेस आने के बाद डेमोक्रेसी आ जाती है। डेमोक्रेसी आने के बाद फिर क्या है, यहाँ पे एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट जो अपना सिविल कोड लेकर आता है और बहुत सारे चेंजेस कर देता है, लोगों को लगता है कि ये तो हमारा मसीह है। उसके बाद क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट अपने फायदे के लिए काम कर रहा था, क्योंकि पूरे यूरोप के ऊपर ये क्या करना चाहता था, डोमिनेट करना चाहता था, इसलिए अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा था और लोगों को फोर्सफुली आर्मी के अंदर डालने लगता है। तो लोग इसके विरुद्ध हो जाते हैं, ठीक है, इसके अपोजिट खड़े हो जाते हैं। देन इसके बाद क्या है, पूरे ये जो आपके नेपोलियन के बाद जो है पूरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लेकर आनी है, ठीक है। तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो कैसे आती है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक एरिस्टोक्रेट्स क्लास थी, फिर पीजेंट थी, उन्हीं के बाद क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है और मिडिल क्लास इमर्ज होकर आती है। तो ये मिडिल क्लास ही लिबरलाइजेशन चाहती है। लिबरलाइजेशन के अंदर ये सारी की चीज़ें बताई गई हैं कि एरिस्टोक्रेट्स को ख़त्म करना चाहते थे। देन इसके अंदर कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है, जिसको क्या है एक कस्टम यूनियन फॉर्म्ड किया जाता है जर्मनी के अंदर, और जिसका नाम था जोल्वेरियन, और ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व कर दी जाती हैं। देन फिर क्या है, नेपोलियन और ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में एक लड़ाई होती है, नेपोलियन हार जाता है, ठीक है। और ये लोग मिलकर क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना साइन करते हैं, जिसका होस्ट कौन है, ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ये सारा का सारा आपको बताया गया ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर ये सारा का सारा पार्ट्स जो है डिवाइड कर लेते हैं, और फिर से एक बार क्या आ जाता है, मोनार्की आ जाती है यूरोप के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो के अंदर अगर आपको जो चीज़ें हैं वो एज अ स्टोरी जो क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।